नाज़रीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। पुलवामा, गांदरबल और हंदवारा में खूनी मारका आराई, 4 मिलिटेंट हलाक, 1 जिंदा गिरफ्तार। NIA ने अफशा परवेज और तौहीद सूफी के खिलाफ अबूरी चार्जशीट कर दी दाखिल। भगवंत मान ने पंजाब के गवर्नर से की मुलाकात, सरकार बनाने का पेश किया दावा, 16 को हल्फबर्दारी। यूपी में योगी आदित्यनाथ की दोबारा हल्फबर्दारी में ताखीर, आज आ रहे हैं दिल्ली, होली बाद हल्फबर्दारी। पीएम मोदी के बाद अमित शाह भी पहुंचे गुजरात, साल के आखिर तक गुजरात असेंबली के होंगे इंतखाबात। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। वादी कश्मीर के 3 अलग अलग मकामात पर फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच गुज़श्ता 10 से 12 घंटों के दरमियान झड़प देखने को मिली है, जिसमें अब तक के 4 मिलिटेंटों को हलाक करने में कामयाबी मिली है। इसी बीच एक आम शहरी के जख्मी होने की भी खबर है। जनूबी कश्मीर पुलवामा के चिवाकलान इलाके में गुज़श्ता रात ऑपरेशन के दौरान आज सुबह 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया, जबकि इसी इलाके में एक शहरी भी जख्मी हुआ है। इधर जिला गांदरबल में भी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच झड़प में अभी तक 1 मिलिटेंट को हलाक करने में कामयाबी मिली है। वहीं शुमाली कश्मीर के हंदवारा में भी झड़प के दौरान 1 मिलिटेंट को हलाक किया गया है। यानी कुल मिलाकर के अभी तक के 4 मिलिटेंटों को हलाक करने में कामयाबी मिल चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर 3 मकामात पर एनकाउंटर झड़प की तस्वीर देखने को मिली और एक जगह बाज़ाब्ता तौर पर एक सरपंच को हमने देखा कि किस तरह से मिलिटेंटों ने गोलियों का निशाना बनाया। तो खून खराबे से 24 घंटे के अंदर सिर्फ खून खराबे देखे जा रहे हैं। गोलियों की आवाज़ रात भर चलती रही, जगह जगह से आती रही, चूँकि सुबह भी इसी तरह से एनकाउंटर चलता रहा और रात भी एनकाउंटर शुरू हुआ जब हमने आपको खबर ब्रेक की थी। तो अभी तक की जो हमें अपडेट मिल पाई है उसके मुताबिक इस 3 जगहों के एनकाउंटर में अब तक के 4 मिलिटेंट को हलाक करने में कामयाबी मिली है। एक आम शहरी के ज़ख्मी होने की खबर ज़रूर है, लेकिन बताया जा रहा है सराय के हवाले से खबर है कि वह आम शहरी ख़तरे से बाहर है, ज़ख्म गहरा नहीं है, लेकिन 4 मिलिटेंटों की शनाख्त अभी होनी बाकी है। इंतज़ामिया की जानिब से इस सिलसिले में तफसीलात अभी फराहम करने बाकी है कि आखिर ये मिलिटेंट किस जमात से, किस तंजीम से जुड़े हुए थे, आखिर इनकी शनाख्त क्या है, मकामी है या गैर मुल्की हैं, किन किन केसेस में, किन किन मामलों में ये सब मुलविस है। इन तमाम हवालों से बाज़ाब्ता तौर पर इनका अभी तफसीलात इन तमाम के सिलसिले में आना बाकी है, लेकिन ये है कि मजमूई तौर पर अभी तक जो तस्वीर साफ़ हो रही है उसमें 4 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है। पुलवामा इनकाउंटर के अपडेट के हवाले से बताया जा रहा है कि जैश मोहम्मद के यहाँ पर ये दोनों मिलिटेंट थे, जो पुलवामा में 2 मिलिटेंट को मारा गया है। उस सिलसिले में कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है, गांदरबल में कहा गया है कि 1 मिलिटेंट को यहाँ मार गिराया गया है। लश्कर तैयबा का ये बताया जा रहा है, ये कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इन दोनों मकामात पर जो इनकाउंटर की तफसीलात है कि ये जो जिस तंजीम से जुड़े हुए हैं, क्या ये मकामी मिलिटेंट थे या फिर दूसरे मुल्कों से थे, गांदरबल की बात हो या फिर पुलवामा की बात हो, इन दोनों इनकाउंटर में जो 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है, एक में 2 मिलिटेंट का ताल्लुक जैश मोहम्मद से बताया जा रहा है, जबकि गांदरबल वाले का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है। के साथ हंदवारा से शमीम भट्ट जुड़ चुके हैं। शमीम, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है आपके पास? आप किस इलाके में हैं? कितने मिलिटेंट मारे गए हैं? क्या ऑपरेशन खत्म हुआ? ताज़ा तरीन अपडेट क्या है आपके पास? गांदरबल से सलीम वानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलीम, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है आपके पास? गांदरबल में क्या इनकाउंटर की सूरत हाल है? क्या ऑपरेशन खत्म हुआ? मिलिटेंटों के हवाले से शनाख्त वगैरह कुछ हो पाई? क्या अपडेट है ताज़ा तरीन? और फौज, पुलिस और पूरे इलाके को मारने और बड़े पैमाने पर वहाँ पे घर घर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। जी रामन, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? आपकी आवाज़ दरमियान में नहीं आई, एक बार फिर से आप अपनी बात दोहरा पाएं।
जी रामनाथ, सरहदी जिला कुपवाड़ा का ये राजवार निछमा का इलाका है। वहां पे फौज और पुलिस को एक मुसद्दी का इत्तला मिलने पर फौज ने पूरे इलाके को मुआयना में लिया और तकरीबन सवेरे 5:30 बजे के करीब जो है मिलिटेंटों ने फौज के ऊपर फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट वहां पे मारे गए हैं। फौज ने पूरे इलाके को मुआयने में लिया और बड़े पैमाने पर वहां पे तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। जी, इंटरनेट वगैरह को लेकर के क्या अपडेट है? इंटरनेट वगैरह की सर्विस अभी भी बाकी है या फिर ठप कर दी गई है या मुअत्तल कर दी गई है, और इलाके का मुहासरा क्या अभी बाकी है? जी रामत, आपको मैं ये भी बताता चलो, अगर सवेरे की बात करेंगे, सवेरे काफी वहां पे फायरिंग भी हुई। अभी जो है दोनों तरफ से फायरिंग बंद हो गई और फौज और पुलिस ने पूरे इलाके जो है आरायशी इलाका जो है निछमा का इलाका है उसको बाहर से मिला और घर घर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। अभी जो है जरा जो है इसमें एक मिलिटेंट, जिस तरह मैंने बताया कि हिजबुल मुजाहिदीन का एक जो है लश्कर तैयबा का एक मिलिटेंट इसमें मारे गए हैं और अभी तक जो है बड़े पैमाने पर वहां पे फिर से तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। नहीं, गांदरबल से तो खबर कश्मीर जोन पुलिस की जानिब से ये कंफर्म कर दी गई है कि एक लश्कर तैयबा का मिलिटेंट मारा गया। क्या आपके पास इसके शनाख्त के हवाले से फर्दर डिटेल्स वगैरह हों आपके पास कि किस केस में था, मकामी है या बाहरी है, इस हवाले से कोई अपडेट आपके पास? जी, जिस तरह गांदरबल में भी एक खबर सामने आई कि वहां पे भी एक मिलिटेंट मारा गया है, तो साथ ही में आपको बताता चलो, जिस तरह सवेरे जो है कश्मीर जोन की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें साफ तो लिखा गया है। अभी तक अगर हम वादी की बात करेंगे तो वादी में फिलहाल तो 4 जो है मिलिटेंट मारे गए। अगर हंदवारा की बात करेंगे, हंदवारा में एक लश्कर तैयबा का मिलिटेंट मारा गया है। अगर हम बात करेंगे गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में, वहां भी एक मिलिटेंट मारा गया है। अगर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, वहां पे 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। आपके इलाके में हंदवारा में खास तौर से इस वक्त पुरअमन सूरत हाल है और सिर्फ ऑपरेशन चल रहा है, गोलियों की आवाज तो नहीं आ रही है? जी, अगर सवेरे की बात करेंगे, अभी दोनों तरफ से जो है जिस तरह मैंने कहा वहां पे जो है इनकाउंटर खत्म हुआ। अभी तक जिस इनकाउंटर में सिर्फ एक लश्कर तैयबा के एक मिलिटेंट इसमें मारे गए हैं। अभी तक जो है पूरे इलाके को बड़े मुआवजे मिले और बड़े पैमाने पे वहां पे जो है तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। क्या जिस मिलिटेंट को मारा गया उसके पास से हथियार वगैरह बरामद किए जाने की भी खबर है? जी जी सर, इसमें जिस तरह बताया गया है कि एक मिलिटेंट मारे गए, लश्कर तैयबा के साथ वाबस्ता है, उसके पास जो है हथियार, बाकी चीज अभी तक जो है पुलिस की तरफ से वो तस्दीक नहीं, कितने इसके मिकदार इसके पास जो है पकड़ा गया है वो अभी कंफर्म नहीं हुआ। वगैरह उसमें तरफ साफ तो ये उन्होंने बताया, ट्वीट में बताया गया कश्मीर जोन की तरफ से एक मिलिटेंट जो है इसमें मारे जाने की इत्तला जो दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया शमीम, हंदवारा से अपडेट करने के लिए। चलेंगे अब इसके बाद हम पुलवामा, जहाँ गाजी खुर्शीद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गाजी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ताजा तरीन सूरत हाल क्या है पुलवामा में इस वक्त? एनकाउंटर को लेकर क्या अपडेट आपके पास? सर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह गुज़श्ता शाम देर गए कलां जो से 6-7 किलोमीटर की वाक़ा है, तो वहां पे कोई फोर्सेस ने सिवाय कलां जो पुलवामा से मैंने कहा कि 8-9 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है, तो वहां पे फोर्सेस ने उस समय इलाके को घेरे में ले लिया जब फोर्सेस को ये इत्तला फराम की गई थी कि वहां पे मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। तो उसी के आधार पे वहां पूरा ये जो इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया और ये जो है सर्च ऑपरेशन वहां पे शुरू किया गया। तो अगरचे सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हो गया, वो गुज़श्ता रात को ही एनकाउंटर में तब्दील हुआ, जो पूरी रात जारी रहा और पूरी रात गोलियों की गनगरज से जितने भी इलाके आसपास के इलाके थे वो गोलियों की गनगरज से दहल उठे। तो वहीं पे मैं आपको बता दूं कि इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, जिसमें दोनों, एक लोकल बताया जाता है जबकि दूसरा मिलिटेंट फॉरेनर बताया जाता है और जिनका ताल्लुक गैर ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा से है। और वहां पे जहां पे ये एनकाउंटर हुआ था उस इलाके का नाम चिवई कलान है और वहां पे बाज़ाब्ता तौर 2 डेड बॉडीज को भी रिकवर किया गया है और सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी था। और अभी कुछ देर बाद अब वहां से फोर्सेज आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हुए हैं और सर्च ऑपरेशन पूरी रात जारी रहा, एनकाउंटर भी पूरी रात चलता रहा और सुबह होते ही वहां पे 2 डेड बॉडीज को रिकवर किया गया। और इस समय की जो सूरत हाल है, यहाँ से फौज आहिस्ता आहिस्ता करके अब वापस निकल रही है। जिन मिलिटेंटों को मारा गया है, क्या उनके हवाले से कोई अपडेट शनाख्त हो पाई है? ये तय हो पाया है कि मकामी था या दूसरे मुल्कों का था? क्या हथियार वगैरह भी बरामद किए गए हैं? देखिए, जिस तरह से पुलिस ने भी ट्वीट किया है कि इन 2 मिलिटेंटों में एक मिलिटेंट फॉरेनर बताया जाता है, उसकी बाकायदा पुलिस के बतौर शनाख्त भी हुई है, लेकिन दूसरा लोकल जो मिलिटेंट इस एनकाउंटर में मारा जा चुका है उसकी शनाख्त अभी तक नहीं हुई है, लेकिन वहां से दोनों डेड बॉडीज को रिकवर किया गया है। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ इस एनकाउंटर में ये जो बस्ती से बाहर एक मजहबी इदारा था जहाँ पे बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन आज
की डेट में वहां पे बच्चे जहरी तालीम नहीं थे। बच्चों को सर्दियों के आयाम में ही वहां से शिफ्ट किया गया था बस्ती के किसी एक मकान में, लेकिन यहाँ पे आज इस दारुल उलूम में, इस मजहबी इदारे में बच्चे जहरी तालीम नहीं थे और जुज़वी तौर इस दारुल उलूम को ये जो है उसको बचाया गया है। और मिलिटेंट्स के हवाले से मैं बता दूं कि 2 डेड बॉडीज को रिकवर किया गया है और अब एनकाउंटर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता करके समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गाजी तफसीलात फराहम करने के लिए। सलीम वानी भी हमारे साथ फोन लाइन पर पहुंचे हैं। सलीम गांधरबल से हैं। सलीम, क्या कुछ तफसीलात है गांधरबल में इस वक्त है? क्या सर्च ऑपरेशन चल रहा है? इनकाउंटर क्या सूरत हाल है? अपडेट आपके पास क्या है? मिलिटेंट जो हलाक हुआ है उस हवाले से क्या अपडेट? देखो रहमत, जो आज रात को 2:30 बजे इनकाउंटर हुआ था गांधरबल के नूनर इंसल्स इलाके में, तो उसमें सुबह जो पुलिस ने ट्वीट किया था कि एक मिलिटेंट को मार गिराने की सूचना मिली थी और अभी तक जो दूसरा मिलिटेंट, क्योंकि जो सूत्रों के मुताबिक 2 मिलिटेंट ट्रैप हुए थे, दूसरे मिलिटेंट की तलाश है। और अभी डीआईजी सेंट्रल कश्मीर सुजीत कुमार जो आईपीएस अफसर है वो भी थोड़ी देर पहले गांधरबल पहुंचे और सीनियर ऑफिशियल जो एसएसपी गांधरबल आर्मी के जो सीनियर ऑफिशियल है उस इलाके को घेराबंदी करके हुए रात के 2:30 बजे से, और एक मिलिटेंट को जो अभी उसकी तलाश चल रही है, एक मिलिटेंट को मार गिराने में इनको सफलता मिली है। 2 मिलिटेंटों की जो इन्होंने ये दी थी कि 2 मिलिटेंट अंदर घर में छुपे बैठे थे, एक मिलिटेंट को मारने में वो कामयाब है, तो दूसरे मिलिटेंट की तलाश जारी है। अभी ऑपरेशन चल रहा है। एडजॉइनिंग जो एरियाज है उनको भी कार्डन ऑफ किया गया है, मजीद फोर्सेस को बुलाया गया है और सारे जो एग्जिट एंट्री पॉइंट्स है वो सील किए गए हैं। ये पिछले कितने घंटों का वाकया है? क्या इस वक्त जो रोजमर्रा की डेली लाइफ है वो मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है? इंटरनेट वगैरह की खदमात के हवाले से क्या अपडेट है? नहीं, अभी जो श्रीनगर लेह कौमी शाहरा है बिल्कुल उसकी 1 किलोमीटर ऊपर जो इलाका है तो वहां पे ये ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन हाईवे को ओपन रखा गया है और इंटरनेट भी चलता है, लेकिन जरूर जो सिक्योरिटी ग्रिप है उसको पूरी तरह से कवर अप किया है। मतलब सारे अफसर जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के पूरे पुलिस अफसर उनको तैनात किया गया है और मजीद जो सीआरपी और आर्मी के जो 24 आवर वहां पे पूरी तरह से कार्डन ऑफ किया गया है। इंटरनेट चलता है लेकिन सिक्योरिटी कवर अप को पूरी तरह से 3 सिक्योरिटी कवर अप रखे हैं, पूरी तरह से सिक्योरिटी ग्रिप लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम तफसीलात फराहम करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में बाज़ाब्ता तौर पर 24 घंटों के अंदर जिस तरह से तस्वीरें हमें इनकाउंटर की और मारकाराई की देखने को मिली है, उसके नतीजे में 3 मकामात पर इनकाउंटर की खबरें मिली और तीनों जगह से जो अब तक खबर मिली है कि 4 मिलिटेंटों को हलाक करने में कामयाबी मिली है। एक आम शहरी जख्मी हुआ है। अच्छी बात यह रही कि बहुत ज़्यादा इसमें सिविलियन का भी, फौज का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। नौजवानों को वरगलाने और तशद्दुद के रास्ते पर ले जाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए अफशा परवेज जुराबी और तौहीद लतीफ़ सूफ़ी के खिलाफ कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी यानी NIA ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट है जो इन दोनों के केस में दाखिल किया गया है। इन पर इल्ज़ाम है कि दाइश के मिशन को वॉइस ऑफ हिंदी नामी मैगजीन के जरिए बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे ये दोनों। इस मैगजीन का एक ही मकसद बताया जा रहा है कि इसके जरिए नौजवानों को गुमराह करके तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने के लिए वरगलाया जा रहा था। आपको बता दें कि अफशा परवेज न सिर्फ दाइश को ऑपरेट कर रहा था बल्कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो ISIS का काम है वो भी देख रहा था और इसमें काफ़ी सरगर्म रुकन के बतौर काम कर रहा था, जिसमें उसकी जिम्मेदारी नौजवानों को मिलिटेंसी में भर्ती से मुतल्लिक थी। ये बयान NIA की जानिब से दायर अबूरी चार्जशीट में दी गई है। बात जम्मू कश्मीर की हो रही है तो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक सुर्खियों में आ गए हैं और बयान उन्होंने जम्मू कश्मीर पर दिया है। उन्होंने यह एतराफ किया है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी और साबिक वज़राए आला की गिरफ्तारी का जो पूरा खेल खेला गया था वो उनके कहने पर और उनके खत पर ही खेला गया था। सत्यपाल मलिक ने ही उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती वगैरह को गिरफ्तार करके जेल में डालने का मशवरा दिया था
और उन्होंने ही ये खत आर्टिकल 370 की मनसूखी से मुताल्लिक वजीर दाखिला अमित शाह को भेजा था, जिसकी बुनियाद पर राज्यसभा और लोकसभा में आर्टिकल 370 की मनसूखी का ऐलान किया गया। हालांकि जिस वक्त ये सब कुछ चल रहा था उस वक्त सत्यपाल मलिक बार बार ये कह रहे थे कि उन्हें कुछ मालूम नहीं कि दिल्ली में क्या चल रहा है, और आज वो खुद एतराफ कर रहे हैं कि इस खेल के पीछे का असली सिकंदर अमित शाह नहीं बल्कि सत्यपाल मलिक हैं। उस वक्त जब 5 अगस्त को ये सब सूरत हाल पैदा हो चुकी थी, उससे पहले बार बार मीडिया अहलकार भी सवाल पूछ रहे थे और जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों के रहनुमा भी मिल करके इनसे पूछ रहे थे कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो इस पर सत्यपाल मलिक का जो बयान था वो अभी भी सबको याद है। वो कह रहे थे कि दिल्ली क्या कुछ कर रही है मुझे नहीं मालूम, दिल्ली के बारे में मुझे खबर नहीं है, लेकिन कुछ भी गलत नहीं होगा। इस तरह के बयानात सत्यपाल मलिक के आ रहे थे। लेकिन इस वक्त एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने गुज़श्ता शब एक प्रोग्राम के दौरान बाकायदा तौर पर इस चीज का एतराफ किया कि सत्यपाल मलिक ही असल सिकंदर है उस 370 के हटाने के पीछे का, और साबिक वज़राए आला चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, इन तमाम को गिरफ्तार करके जेल में डालने का क्या कुछ कहा गया है सत्यपाल मलिक की जानिब से, वो भी एक बार सुन लीजिए। 370 की जब मैं गया तो रोज बयान आता था महबूबा का कि जिस दिन ये हटेगी खून की नदियां बह जाएंगी। फारूक अब्दुल्ला कहता था झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैंने प्रधानमंत्री को कहा कि आप इसको, मैं आपको चिट्ठी, मेरी चिट्ठी पे होना था वो काम, मैंने कहा मैं चिट्ठी भेजता हूँ, उसको राज्यसभा में पेश करके इसको हटा दो और मैं देखता हूँ कौन क्या उनसे मैंने अपना राब्ता कायम किया। मैंने अपना टेलीफोन सबको दे रखा था। 2 बजे रात में कोई फोन आता था, मैं खुद सुनता था। कोई शिकायत होती थी उसको रफा करता था और उनको ये कहता था कि तुम बेवकूफ हो, ये नेताओं का कोई बच्चा नहीं मरता, तुम्हारे बच्चे मरते हैं, तुम क्यों मरना चाहते हो? 200 लड़के हैं तुम्हारे और हम दुनिया की दूसरे नंबर की फौज है, हमसे लड़के क्या ले लो? बातचीत से तुम सब कुछ ले सकते हो। खैर जिस दिन हम ये 370 हटाने लगे तो मैंने अपने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि सवेरे चिट्ठी जानी है अमित शाह साहब को, वो इसे राज्यसभा में पेश करेंगे और 370 हट जाएंगे। तो बोला 370 हट रही है? मैं कहा, कहने 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं कहा क्यों? कहने यहाँ तो जवाब है, यहाँ तो जब बुरहान वानी मरा था तो 150 लोग मरे थे। मैं कहा क्यों? कहने जो थानों पर चढ़ जाएंगे, हथियार छीन लेंगे, उपद्रव कर देंगे। मैंने कहा कुछ नहीं करेंगे, चिड़िया भी नहीं बोलने की, तुम बेफिक्र हो। तीनों चीफ मिनिस्टर शाम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिए, कुत्ता नहीं भौंका, चिड़िया नहीं। मैंने तो अभी प्रधानमंत्री जी से कहा कि इन्हें क्यों बुला के चाय पिलाई थी, इन्हें तो छोड़ना भी नहीं चाहिए था। अभी 2-3 साल शेख अब्दुल्ला 10 साल जेल में रहा। मैं कहे 2-3 साल तो रहते, कुछ ठीक हो जाते, लेकिन बुला दिए उन्होंने। बुलाने से लोगों में ये हो गया कि यही आएंगे। फिर जिस दिन गिरफ्तार हो रहे थे उस दिन चीफ सेक्रेटरी ने मेरे से कहा कि साहब वो तो अफसर अंदर नहीं जा रहे पुलिस वाले। मैं क्यों नहीं जा रहे? कहेंगे वो डरे हुए हैं कि ये फिर आएंगे पावर में तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। मगर मेरी बात कर रहा हूँ, उसने आदमी भेजा पुलिस वाला और वो गया, उनसे मिला अफसरों से कि लोग गवर्नर साहब बात करना चाह रहे हैं। मैंने कहा तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे? कहते साहब क्या बताएं, दाएं करने लगे। मैं कहा सुनो, या तो 10 मिनट में जाके इन्हें गिरफ्तार कर लो और नहीं तो तुम भी गिरफ्तार हो जाओगे। मैं नया सेट भेजता हूँ अफसरों का, ये भी गिरफ्तार। 10 मिनट में सब गिरफ्तार हो गए, ना कुत्ता भौंका ना चिड़िया बोली, और फिर अपना वहां पड़े रहे। किसी के नाक पे चूहे ने काट लिया, किसी मतलब दुर्गति हो गई कि किसानों को अब और दबा के नहीं रखा जा सकता। ये अपना हक लेके रहेंगे, बातचीत से नहीं लोगे तो लड़ाई से लेंगे, लड़ाई से नहीं मिलेगा तो हिंसा से लेंगे। लेकिन मेरी ये राय है दिल्ली वालों को, मैं उन्हें यदा देता भी रहता हूँ ये राय के साथ, इनसे आप पंगा मत लो, ये बहुत ही भयानक है।
करगिल लद्दाख के दूर दराज इलाके यानी शकरदोह में स्कूलों में जो बड़ी तब्दीली की तस्वीर देखने को मिली है, मकामी लोगों और काउंसलर जाकिर हुसैन की मदद से देखने को मिल रही है। एक ऐसे वक्त में जब स्कूल की हालत ऐसी हो गई थी कि उसके बंद होने की बातें होने लगी थी, मकामी आबादी ने और इंतज़ामिया ने मिलकर इस स्कूल पर काम शुरू किया और इस स्कूल को मॉडल स्कूल बना दिया, जहां बड़ी तादाद में बच्चे इल्म की दौलत से मालामाल हो रहे हैं। स्कूल शकरदोह पहला स्कूल नहीं है जिसको हम मॉडल पैटर्न पे लेके जा रहे हैं। इससे 2 साल पहले हमने लमसू मिडिल स्कूल लमसू को हमने मॉडल पैटर्न पर ऑलरेडी लेके रखा हुआ है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की मदद लेकर वहाँ पूरा स्टाफ प्रोवाइड करके उन स्कूल्स पे रोल बढ़ा के उन स्कूल्स को बेहतरीन तरीके से हम चलाने की कोशिश करेंगे। हर किस्म के बच्चे को, चाहे वो किसी अमीर का हो या गरीब का हो, हर एक को मतलब क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ सब जुड़ा हुआ है। आज तो पेरेंट्स भी जुड़ चुके हैं, हर पेरेंट्स इस मिशन में जुड़ चुके हैं, जिसकी वजह से हमें आज ये कामयाबी देखने को मिला है। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जो इंथुसिज्म, जो जोश, जो वलवला मुझे पेरेंट्स और छोटे छोटे बच्चे और स्टाफ में जो देखने को मिल रहा है, उन सारी चीज़ों को देखकर मुझे लगता है कि हम इस स्कूल को यकीनन इस सब डिवीजन के अंदर ही नहीं, पूरे लद्दाख रीजन में एक मॉडल बना के, बहुत जल्दी हम एक मॉडल बना के पेश करेंगे। तो इस स्कूल में हमने एक इनरोलमेंट जो हमारी जो कम्युनिटी बेस और पब्लिक ने इसको अडॉप्ट भी किया है, तो बड़ी खुशी की महसूस हुई कि यहाँ मैंने देखा छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, शायद आपने भी देखे होंगे, कोई 25-30 के करीब बच्चे थे। पहले ये हमारा स्कूल एट द वर्ज ऑफ क्लोज होने जा रहा था, लेकिन यहाँ के कम्युनिटी ने, यहाँ के पेरेंट्स ने, यहाँ के सीसी साहब ने, इन्होंने सबने इनिशिएटिव लिया, तो मुझे भी मदु किया गया, तो मैं भी यहाँ पे देखने आया। जहाँ तक स्टाफ की बात है, तो स्टाफ यहाँ, जैसे मुझे इन्होंने बताया अभी जेडीओ साहब ने, कि 7 लोग यहाँ पे हैं, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन का आप भी देख रहे हो, मैंने भी देखा है। तो ये और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश यादव और आजम खान से मुताल्लिक। ज़राए के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आजम खान और अखिलेश यादव रुकने पार्लियामेंट की कुर्सी नहीं खाली करेंगे, यानी लोकसभा की मेंबरशिप नहीं छोड़ेंगे। असेंबली इंतखाबात में कामयाब होने के बाद भी ये फैसला किया गया है। ज़राए के हवाले से अभी खबर मिल रही है कि लोकसभा से इस्तीफा दोनों नहीं देंगे। हालांकि असेंबली इंतखाबात में दोनों को जीत मिली है, आजम खान भी और अखिलेश यादव दोनों अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन इस वक्त ज़राए के हवाले से खबर मिल रही है कि चूंकि ये पहले से दोनों लोकसभा के मेंबर हैं, इसलिए अब ये फैसला किया गया है। ज़राए के हवाले से खबर है कि लोकसभा से इस्तीफा नहीं देंगे, यानी लोकसभा की सीट खाली नहीं करेंगे। असेंबली की सीट पर फिर से इंतखाबात होंगे। ये दोनों, चाहे वो करहल से लड़ रहे हो, अखिलेश यादव को कामयाबी मिली हो, या रामपुर में आजम खान को कामयाबी मिली हो, इन दोनों सीटों पर एक बार फिर से ज़िमनी इंतखाबात होंगे। चूंकि जो खबर मिल रही है ज़राए के हवाले से कि लोकसभा की मेंबरशिप दोनों नहीं छोड़ेंगे, यानी लोकसभा से दोनों इस्तीफा देने से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। जो फैसला किया गया है, ज़राए के हवाले से खबर मिल रही है कि आजम खान और अखिलेश यादव लोकसभा के इंतखाबात में कामयाब हुए थे, पार्लियामेंट पहुंचे थे और पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन साथ ही साथ इस असेंबली इंतखाब में भी अपनी किस्मत आजमा रहे थे, जिसमें कामयाब भी हुए। अखिलेश यादव भी जीत गए करल सीट से और साथ ही साथ आजम खान भी रामपुर से जीत गए थे। अब खबर मिल रही है कि इन दोनों ने मन बनाया है कि वो लोकसभा के ही मेंबर रहेंगे, असेंबली में नहीं जाएंगे, यानी यूपी असेंबली में नहीं जाएंगे। उन दोनों सीट से बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफा दे सकते हैं बहुत जल्द, लेकिन खबर मिल रही है कि ये लोकसभा के मेंबर रहेंगे, पार्लियामेंट में ही रहेंगे, असेंबली में नहीं जाएंगे। ये बाज़ाब्ता तौर पर फैसला किया गया है। ज़राए के हवाले से खबर है, कंफर्मेशन अभी बाकी है, पार्टी की जानिब से अभी कंफर्मेशन होना बाकी है, लेकिन खबर मिल रही है कि अखिलेश यादव और आजम खान ने लोकसभा की मेंबरशिप छोड़ने से इनकार कर दिया है और मन बनाया है कि वो असेंबली न जाकर के लोकसभा यानी पार्लियामेंट में ही रहेंगे। इसके साथ उर्दू खबरनामा यहीं पर खत्म हुआ चाहता है। अपने मेजबान रहमत कलीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।